जो 1977 के जो प्रस्तावना है जो मिस्टर अमीन बनानी ने लिखा है वो हम लोग का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें शोगी अफेंदी के ही शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं कि अब्दुल बहा उत्तर अमेरिका के भ्रमण के पश्चात जो उन्होंने मित्रों को और पूरे वहाँ के समाज के वहाँ के देशों के जनता के साथ जो आदान प्रदान हुआ और शेष में जो उन्होंने कुछ उन्हें अपनी तरफ से मार्गदर्शन दिया और चेतावनी भी दी और आने वाले दिनों के बारे में कुछ गुर शब्दों में भविष्यवाणी भी की। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो एक क्या दौरान ये पैराग्राफ हो गया था। इसके बाद धैर्य से उन्होंने याद है ना कहाँ तक? हाँ यहाँ ये थे, नहीं इसके ऊपर, हाँ यहाँ पर ये जो 1919 में को न्यूयॉर्क के होटल मैकमिलन, हाँ नहीं मैक ओलिम्पन मैक ओलिम्पन में आयोजित संविदा अधिवेशन के दौरान संपन्न समुचित समारोह के दौरान उन्होंने प्रमोचित किया गया। ये भी पढ़ लिया था ना ये, हालांकि कहाँ तक थे हम लोग? अच्छा हेलो हेलो अनुज। हाँ इस अच्छा हाँ आपको याद है ना पेज नंबर 9 पर थे बेटा, पेज नंबर 9। अच्छा इसमें हाँ 9, हाँ यहाँ यही, अच्छा इस पर चर्चा कर रहे थे। हाँ गॉड पासिस बाय में शोगी अफेंदी ने जी हमें बताया है कि विश्व युद्ध के दौरान जी इसको दोबारा पढ़ा जाए ना तो अच्छा। हाँ हाँ दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है दोबारा पढ़ लीजिए एक बार इसको। कहाँ से पढ़ना है? अलविदा, अलविदा के इस संदेश का असर। अच्छा अलविदा, गॉड सॉरी वो इसके ऊपर है। हाँ यहाँ से अलविदा, हाँ अलविदा के इस संदेश का असर। अलविदा के संदेश का असर अब्दुल बहा के आरंभिक अनुयायियों पर शीघ्र ही पड़ा। अमेरिकी और यूरोपीय प्रायद्वीपों में जैसे ही उन्होंने अपनी कठिन और लंबी यात्रा समाप्त की, वैसे ही उन जोरदार घटनाओं का घटित होना प्रारंभ हो गया जिनकी और उन्होंने संकेत किया था। उन्होंने जिस संघर्ष की भविष्यवाणी की थी उसने कुछ समय के लिए उन लोगों के साथ संवाद और संपर्क के सभी साधनों को छिन्न भिन्न करके रख दिया जिनके कंधों पर वे ऐसी विश्वासपूर्ण जिम्मेदारी रखने आए थे और जिन से वे बदले में इतनी उम्मीद करके चले थे। अपनी समस्त उथल पुथल और रक्तपात के साथ ये ठिठुरन भरी निराशा 4 सालों तक अपना असर दिखाती रही। इस बीच अब्दुल बहा ने बाहुल्लाह की पवित्र समाधि के निकट अपने निवास के शांत एकाकीपन में रहते हुए उन लोगों के साथ अपने विचारों का संप्रेषण जारी रखा जिन्हें वे अलविदा कहकर आए थे और जिन्हें उन्होंने अपनी कृपा के विलक्षण प्रतीकों का पात्र बनाया था। अपने परम प्रिय मित्रों के साथ वार्तालाप की इन लंबी अवधियों में उन्होंने अपने हृदय की प्रेरणा से
जिन अमर बातियों को प्रकट किया था, उनमें उन्होंने उनके नेत्रों के समक्ष उनकी आध्यात्मिक नियति की अपनी संकल्पना स्पष्ट की थी और वे जिनमें इस मिशन को पूरा करने की आकांक्षा रखते थे, उसकी योजना का खाका प्रस्तुत किया। अपने हाथों से उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी सावधानी, स्नेह और धैर्य के साथ उन्हें सींचने के कार्य में जुटे थे। जिस सावधानी, स्नेह और धैर्य से उन्होंने तब अनुज ऊपर करो थोड़ा, तब परिश्रम किया था जब वे उन मित्रों के बीच थे। जी हाँ, थोड़ा यहाँ रुकते हैं। तो प्रिय साथीगण, इस अनुच्छेद में अब्दुल बहा ने जो काम उत्तर अमेरिका में शुरू किया था और उनकी जो पश्चिमी देशों की जो यात्राएं थी उसके संबंधित है। और हम देखते हैं कि अपने इन भ्रमण और यात्राओं के दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में, और अगर मीडिया का भी लिया जाए तो लाखों की संख्या में लोगों को भगवान बहाउल्लाह का संदेश या उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। और अब्दुल बहा का जो महान अस्तित्व और महान जो एक स्थान था, उसका भी विशेष करके अनुयायी गण को जानकारी प्राप्त हुई। तो जैसे जैसे साथ साथ, एक तो हम जानते हैं कि जब अब्दुल बहा कारावास में थे तब से ही, और भगवान बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के पश्चात उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच यही होता था कि कैसे प्रभु धर्म का संदेश जो मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वहां से दूर दूर इलाके तक पहुंचेगा। और सबसे पहले तो अमेरिका में 1893 में बहाउल्लाह का नाम लिया गया था, वो शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। और उसके बाद अब्दुल बहा ने एक के बाद एक ये ट्रैवलिंग टीचर्स भेजे, उसमें कुछ लोग काफी सफल भी हुए, और वही जो सफल हुए उसमें से कुछ लोग ने संविदा भंजित भी किया। तो इस तरीके से संकट और विजय दोनों का हमें ये दृश्य उभर कर दिखता है। और जो लोग जैसे इब्राहिम खैरुल्लाह थे, उन्होंने बहुत सफलता है और उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही अब्दुल बहा के खिलाफ चले गया और फिर मोहम्मद अली के साथ उसके साथी बनकर उन्होंने संविदा को कमजोर करने की चेष्टा की। तो अब्दुल बहा ने मिर्जा अबुल फजल को भेजा अली कुली खान के साथ, और उस समय एक उनकी सहायता के लिए अहमद सुराब भी गया हुआ था। तो और फिर साथ साथ जो बाहरी दुनिया की जो परिस्थितियां, उसके बारे में भी अब्दुल बहा ने अपने बहुत सारे संबोधन में भी लोगों को सावधान किया, भविष्यवाणी भी की। और हम जानते हैं कि अब्दुल बहा के पश्चिमी यानी देशों से लौटने के 1 वर्ष के बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया, तो उसका भी यहाँ पर उल्लेख है। और ये 4 वर्ष चला, 1914 से लेके 1918 तक। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अब्दुल बहा ने जो बीज बोए थे पश्चिमी देशों में, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए और उन्होंने ये जो खाका, जो टैबलेट्स, जो दिव्य योजना की पार्टी है, वो 2 साल के दौरान रची। और उन्होंने उत्तर अमेरिका के बहाइयों को ये मिशन दिया कि मैंने जो भी बीज बोए हैं उसको आपको सुरक्षित तरीके से उसके फलने फूलने के लिए या पालन पोषण के लिए, क्योंकि बीज यहाँ पे जो बोए गए थे वो मनुष्य के हृदय में, और एक के बाद एक इस उम्मीदों को और इस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जैसे हालात सुधरने लगे, तो व्यक्तिगत बहाई अभी सेवा के लिए उठ खड़े हुए।
तो इसमें दोनों बात आ जाती है, संकट और विजय। और हम जानते हैं कि इसके पहले भी जो उन्होंने चेतावनियां दी थी, उससे भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या चीजें हैं। और हर वक्त जब भी हम टैबलेट ऑफ डिवाइन प्लान पढ़ते हैं और शिक्षण के कार्य में हम अपनी सेवाएं देते हैं, तो हमें दोनों चीज मिलता है। कुछ हमें ऐसे ऐसे जिज्ञासु मिलते हैं जो प्रभु धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, अनुयायी बन जाते हैं, और कुछ लोग पर कोई असर नहीं पड़ता है, और कभी कभी कुछ लोग हमारे विरोध भी चले जाते हैं, हमारा विरोधाभास शत्रु बन जाता है। तो हर प्रकार की परिस्थिति और उतार चढ़ाव होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो मैं समझ पाया हूं, तो मूल बात यही है कि वो चाहते थे कि उत्तर अमेरिका के बहाइयों को जो मिशन उन्होंने सौंपा है, उसको वो कर दिखाएंगे। उसके पहले का जो अनुच्छेद था, उसमें वो शक्ति से जो रहस्यमय भविष्यवाणियां। तो अमेरिका तो भौतिकता का जो गढ़ जो है, आज सबसे ज्यादा मटेरियलिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो उत्तर अमेरिका है। और यही मटेरियलिज्म, यही भौतिकता, भौतिकवाद, भोगवाद पूरे विश्व में फैल चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा है। और दूसरा जो है नस्लवाद, तीसरा था राष्ट्रवाद, और वो कम्युनिज्म का जो खतरा था, जिसके बारे में भी अब्दुल बहा ने भविष्यवाणी की थी, वो आज तो हम देखते हैं कि वो जो एक आइडियोलॉजी थी, उसका विश्व में ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो देश इसी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी, इसी जो बेसिस पे वो बने थे, वो आज वो भी भौतिकता या भोगवाद के जीवन में उलझ गए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए तो अलग अलग तरीके की परिस्थितियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए हम आगे और पढ़ते हैं। शोगी अफेंदी गॉड पासिस बाय में जी जब अब्दुल बहा ने ये पार्टी रची थी, तो वह उस समय की परिस्थिति क्या थी? तो आइए, हाँ आप पढ़िए। गॉड पासेस बाय में शोगी अफंदी हमें बताते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान अब्दुल बहा ने बड़ी कुशाग्रता के साथ ये महसूस किया कि दुनिया के ज्यादातर बहाई केंद्रों से हर प्रकार का संपर्क बंद हो जाएगा। उन्होंने जो आह्वान सुनाया था या जो चेतावनियां दी थी, उनका प्रत्युत्तर देने में मानव जाति की विफलता के कारण जिस भीषण नरसंहार का दृश्य उपस्थित हुआ था, उसे देखकर उनकी आत्मा व्यथित हो उठी थी। अपने लड़कपन से ही उन्होंने अपने पिता के धर्म के निमित्त और उसके सेवा के पथ पर संकटों और चक्रव्यूहों के जो अनगिनत आघात झेले थे, उन पर विपदाओं का एक नया अंबार आ लगा था। और आगे। हाँ जी। फिर भी त्रासदी के इन दिनों में, जिसके अंधकार की कालीमा अक्का के किले में उनके कारावास के सबसे जोखिम भरे दिनों में झेली गई यातनाओं की याद दिला रही थी। अपने पिता की समाधि के परिसर अथवा अक्का के अपने घर में निवास करते हुए या फिर माउंट कार्मल पर बाप की समाधि के साए में रहते हुए अब्दुल बहा एक बार फिर अपने जीवन में आखिरी बार अपनी अमरीकी धर्मयानियों पर अपनी विशेष कृपा का अनूठा चिन्ह प्रदान करने के लिए उद्यत हुए। इस पार्थिव संसार में अपने नेतृत्व काल में
के अवसान के समय दिव्य योजना की पातियों को प्रकट करके उनके ऊपर एक विश्वव्यापी जिम्मेदारी सौंपते हुए एक चौथाई शताब्दी के समापन के बाद भी आज भी दिव्य योजना की पातियां संपूर्ण अभिप्राय प्रकट नहीं हो पाया है और यद्यपि इसका क्रियान्वयन अभी आरंभिक अवस्था में ही है, फिर भी उसके प्रथम 22 शताब्दी के आध्यात्मिक एवं प्रशासनिक इतिहास को इतनी अपार समृद्धि प्रदान की गई है। इनमें से प्रथम 8 पातियां 26 मार्च से लेकर 22 अप्रैल 1916 के मध्य लिखी गई थी। इतिहास के पन्नों में यह कालखंड यूरोप में एक अत्यंत रक्त रंजित कालखंड के रूप में वर्णित है। एक प्राचीन विश्व व्यवस्था के कोलाहल और विध्वंस के बीच इस धरती की मुक्ति के लिए एक दिव्य कार्य योजना तैयार करने के बारे में विचार करना बड़ा अद्भुत प्रतीत होता है। अब्दुल बहा की रूपांतरकारी संकल्पना हमारे सामने इस धरती पर आध्यात्मिक विजय की योजनाएं प्रस्तुत करती है। अंतिम 6 पातियां 2 फरवरी और 8 मार्च 1917 के दरमियान प्रकट की गई थी, यानी संयुक्त राज्य द्वारा विश्व युद्ध में शामिल होने के बमुश्किल 1 महीने पहले पहली पातियों के समूह में से 5 पातियां वस्तुतः अमेरिका पहुंच चुकी थी और 8 सितंबर 1916 के स्टार ऑफ द वेस्ट के अंक में छप चुकी थी। इसके बाद पवित्र भूमि से सारे संपर्क बंद हो गए और बाकी पातियां पूरे विश्व युद्ध के दौरान कार्मल पर्वत पर बाप की समाधि के नीचे एक मंजूषा में रखी हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान कार्मल पर्वत पर बाप की समाधि के नीचे एक मंजूषा में रखी गई थी। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें अमेरिका भेजा गया, जहां 26-30 अप्रैल 1919 को न्यूयॉर्क के एक होटल में मैकऑलिपन में आयोजित संविदा अधिवेशन के दौरान संपन्न समुचित समारोह के दौरान उन्हें प्रमोचित किया गया। जी, यहाँ रुकते हैं। तो प्रिय साथीगण, यहाँ पे गॉड पासेस बाय में जो आप जानते हैं कि 1944 में शोगी एफएनडी ने लिखा था, उसको पूरा किया। वैसे शुरुआत तो, और वो बहाई धर्म के शताब्दी वर्ष में शोगी एफएनडी कुछ विश्व के बहाइयों को भेंट करना चाहते थे, तो वो उसमें 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष का आप इतिहास ले सकते हैं। हालांकि शोगी एफएनडी ने कहा कि मेरा उद्देश्य ये है कि बहाइयों को दिखाना कि इस 100 वर्ष के दौरान बाप बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के इस धरती पे जब वो थे और उन्होंने जो कारनामा दिखाया और किया, उसका पूरे विश्व में क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या प्रभाव हुआ है, उस उद्देश्य से उन्होंने गॉड पासेस बाय लिखा। उसमें 4 भाग हैं, आप लोग कर चुके हैं अध्ययन। लेकिन यहाँ पे जो पार्टियां हैं वो अब्दुल बहा को इतना दुख, उनका हृदय इतना भारी क्यों हो गया कि उन्होंने सब लोगों को सावधान किया था। यूरोप को भी लोगों को सावधान किया था, अमेरिका कनाडा के भी लोगों को बताया कि आने वाले दिनों में कैसे एक भयंकर परिस्थिति और ये काले बादल पूरे विश्व पर छा रहे थे। तो इसकी सावधानी और चेतावनी देने के बावजूद जो युद्ध छिड़ गया, उससे लाखों की संख्या में लोग मारे गए 4 साल के दौरान। और इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमें बता रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति में अब्दुल बहा ने हमें ये दिव्य पार्टियां दी जिससे हम आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर सकते हैं पूरे विश्व में। ये एक ऐसा मार्गदर्शन है कि समस्त
विश्व में हमें अगर आध्यात्मिक विजय प्राप्त करना है तो इन पार्टियों में जो मार्गदर्शन दिया गया है उसका हम सचमुच पालन करें तो हम बहुत तेजी से विश्व के सभी लोगों को भगवान बहाउल्लाह का संदेश पहुंचा सकेंगे। और योजनाबद्ध इस काम को करने के लिए फिर हमें शोगी अफेंदी और हाउस ऑफ जस्टिस के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और यहाँ पे गॉड पासिस बाय में जैसे गार्डियन ने लिखा कि उस समय अभी प्लान की खाली पहली योजना शुरू हुई थी, 7 वर्षीय योजना 1937 से 1944 तक। और जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो साधन है या जो जरिया है इस कार्य को करने के लिए, वो भी उसका भी बहुत साधारण सा एक नींव रखा गया था। और उसके बाद हम जानते हैं कि 46 से 53 तक दूसरा 7 वर्षीय योजना चला और उसके बाद 53 से 10 वर्षीय योजना जो चला, वो इतने कम समय के अंदर शोगी अफेंदी ने ऐसा एक चमत्कार किया कि 1963 तक विश्व के जितने भी प्रांत थे, जितने भी अब्दुल बहा ने इस दिव्य पार्टी में जगहों के नाम लिखे हैं, चाहे वो शहर हो या जिला हो या देश हो या कुछ छोटे शहर हो, इस तरीके से बहुत सारे नाम उसमें दिए हैं। तो सब जगह शोगी अफेंदी और उनके बाद धर्म भुजाओं की सेवाओं के माध्यम से कोई भी ऐसा प्रांत नहीं रहा जहां पर प्रभु धर्म का संदेश न पहुंचाया गया हो। ये एक अलग बात है कि संख्या की दृष्टि से देखें तो वहां की संख्या तो अभी भी कम ही है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से जो एक लक्ष्य अब्दुल बहा ने रखा था, वो शोगी अफेंदी ने बहुत ही सुचारू रूप से अपनी योजनाएं हमें भेंट करके इसको पूरा कर पाए। फिर यहाँ बता रहे हैं कि विश्व युद्ध चल रहा था और पूरा जो संपर्क टूटने के पहले कुछ पार्टियां वहां पे अमेरिका के बहाइयों को प्राप्त हो चुका था। और हमने पहले वाला जो प्रस्तावना है उसमें भी हमने पढ़ा है, स्टार ऑफ द वेस्ट वॉल्यूम में ये पहली बार छापा गया था। और कुछ पार्टियां हमने, हाउस ऑफ जस्टिस ने हमें एक तस्वीर भी भेजा था कि कुछ पोस्टकार्ड के माध्यम से भी लोगों को प्राप्त हुआ। और फिर विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ये सारी जो 14 पार्टियां हैं उसको एक कन्वेंशन ऑफ द कवेनेंट, क्योंकि न्यूयॉर्क जो शहर है वहां पे वो लोग ने एक अधिवेशन रखा था, होटल मैक अल्पिन। तो उस अधिवेशन में, जो संविदा का अधिवेशन के नाम से हम आज जानते हैं, वहां पर ये सभी 14 पार्टियों को लेकर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 1919। तो अब आप तो वहां पर ये एक जो सामूहिक रूप से, यानी पूरे उत्तर अमेरिका के बहाइयों को सामुदायिक रूप से जो विमोचन हुआ इसका, उसके बाद क्या होता है। तो शीघ्र ही, यानी अब ये पार्टियां सभी
उत्तर अमेरिका के बहाइयों को पहुंच चुकी थी। तो आइए हम अब आगे पढ़ते हैं, या मैं यहाँ रुकता हूँ कि साथीगण आप, हाँ, आपकी भी प्रतिक्रिया हो तो जरूर आप साझा करें, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे अन्य भी मित्र हैं, बहुत ही अनुभवी और बुद्धि जी भी बहाई है, तो वो उनकी भी सहायता से, क्योंकि ये कोई भी अध्ययन का जो हमारा कार्य है वो सामूहिक है, हम लोग मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए, मैं तो अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहा हूँ जी। तो आप भी इसमें अगर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। स्टार ऑफ द वेस्ट क्या पेपर, क्या व्हाट इज दिस? नहीं, ये एक मैगजीन निकलता था, जैसे ईरान के बहाइयों के लिए भी एक मैगजीन फारसी भाषा में निकलती थी, तो पश्चिमी भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी देशों के बहाइयों के लिए उस समय स्टार ऑफ द वेस्ट एक बहुत ही क्या कहते हैं मैगजीन, एक मासिक। अच्छा, तो और और वो टोटल, हाँ, जैसे हमारा बहाई न्यूज या बहाई समाचार है, तो वो एक, और वो अब्दुल बहा के समय से चला और इसका लास्ट 1935 में समाप्त हुआ। हमारे बहाई लाइब्रेरी में है। और अभी कुछ 20 वर्ष पहले स्टार ऑफ द वेस्ट की शुरुआत से लेके 1924 तक के जो कलेक्शन 8 वॉल्यूम में हाउस ऑफ जस्टिस ने उसका रीप्रिंट किया था। वो लोग 35 तक नहीं किया, लेकिन 24 तक जहां तक मुझे याद है वो लोग ने किया था, और वो 8 वॉल्यूम में है। इसका कभी भी आप बहाई लाइब्रेरी में जाएंगे तो ब्लू रंग का है, और आज शायद हो सकता है डिजिटल भी अपलोड होगा। आप स्टार ऑफ द वेस्ट गूगल करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल सकती है। तो ये स्टार ऑफ द वेस्ट पश्चिमी देशों के बहाइयों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेवा कर रही थी, क्योंकि इस मासिक की माध्यम से अब्दुल बहा की पार्टियां, पत्र, फिर वह जो भी मित्र अपने अपने सेवा देते थे, कुछ रिपोर्ट्स जो होली लैंड पहुंचते थे उसका भी एडिट करके उसमें छापते थे, और कोई भी संदेश या कोई भी अनाउंसमेंट भी करना होता था तो विशेष करके ये एक जरिया था जिससे अब्दुल बहा की तरफ से पश्चिमी देशों के साथ आदान प्रदान करने का। थैंक यू जी। सो इट्स वेरी फेमस। अब तो वो बंद है। आफ्टर द लास्ट पब्लिकेशन वाज इन 1935। और कुछ साथीगण? अन्यथा हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि अब दिव्य पार्टियों के विमोचन के पश्चात क्या हुआ। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि क्या, अच्छा, डन्स, हाँ, हालांकि डी 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 डन्स, अच्छा, या एक्चुअली वो हाइट डन वो नाम है एक्चुअली। हाँ ठीक है, यहाँ ये पढ़िए। हालांकि कौन पढ़ना चाहेंगे? यहाँ से आपको पढ़ना है। हालांकि डी डन्स एवं मार्था रूट जैसे कुछ आदर्श व्यक्तियों, आगे कौन? हाँ आप पढ़िए। हाँ जी जी। हालांकि डंग्स एवं मार्था रूट जैसे कुछ आदर्श व्यक्तियों ने अब्दुल बहा के इस आह्वान का तुरंत प्रत्युत्तर दिया था कि आत्माएं जो कि इस अंधकार में संसार को प्रकाशित करेंगी और इस मृत प्राय संसार में जीवन का संचार करेंगी, किंतु दिव्य योजना का पूर्ण कार्यान्वयन 1937 में आरंभ हुआ, जब सोगिया फिंदी ने उत्तरी अमेरिकी बहाई समुदाय को प्रथम 7 वर्षीय योजना का मिशन पूरा करने का दायित्व सौंपा। वह योजना जो उस उपक्रम का प्रथम चरण थी, जो लगभग 20 वर्षों, अनुज आगे बढ़ेंगे।
हाँ, ऊपर करना। 20 वर्षों तक लंबित पड़ा रहा था, जिस दौरान प्रभु धर्म का प्रशासनिक संस्थाएं धीरे धीरे आकार ग्रहण कर रही थी और पूर्णता की ओर अग्रसर थी। पश्चिमी गोलार्ध पर प्राप्त आध्यात्मिक विजय, इसको कंटिन्यू करूं या तो क्या? हाँ, कंटिन्यू कीजिए क्योंकि इसके साथ जुड़ा है तो। जी, इसकी पूर्णाहुति हमारे धर्म के उद्यम के शताब्दी वर्ष यानी 1944 में हुई। उस प्रथम 7 वर्षीय योजना का एकमात्र प्रतिफल नहीं थी, उसने उस सुनियोजित प्रक्रिया का एक काम चलाऊ प्रादर्श मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से प्रिय धर्म संरक्षक मास्टर अब्दुल बहा की संकल्पना की दिशा में बाह्य जगत का मार्गदर्शन कर रहे थे। पायनियरिंग की क्षेत्रीय योजनाएं पूर्वी देशों के मित्रों को दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले ही सौंपी जा चुकी थी। 1946 से 53 के दौरान दूसरी 7 वर्षीय योजना ने उत्तरी अमेरिका के पराक्रमी बाह्य समुदाय को यूरोप के आध्यात्मिक पुनः सशक्तिकरण का दायित्व सौंपा, जो कि एक बार फिर युद्ध की विभीषिका और विध्वंस से तबाह हो चुका था। अब्दुल बहा की दिव्य योजना के क्रमिक प्रकटीकरण के भव्य चरण का सूत्रपात 1953 में एक ईश्वरीय अवतार के रूप में तेहरान के सियाचाल में बाहुल्लाह के प्रकटीकरण के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रिय धर्म संरक्षक द्वारा 10 वर्षीय धर्म अभियान के रूप में किया गया। हालांकि 1953 से पहले ही अनेक राष्ट्रीय बाह्य समुदाय अपनी अपनी पायनियरिंग योजना आरंभ कर चुके थे, लेकिन अब पहली बार एक शक्तिशाली धर्म अभियान को एक सूत्रता में पिरोकर संपूर्ण धरती पर बाहुल्लाह के धर्म की ध्वजाएं फहराते हुए पूरे बाह्य विश्व को प्रिय मास्टर की योजना में अपना योगदान करने का अवसर दिया गया। विश्व न्याय मंदिर की 9 वर्षीय योजना 1964 से 1973 और 5 वर्षीय योजना 1974 से 1989 को दिव्य योजना की पातियों में किए गए एक आह्वान के उत्तर में बाहुल्लाह की सेना के अदम्य एवं विजय अभियान के क्रमिक चरणों के रूप में देखा जा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के दौरान और आने वाले कालों में इन पातियों के साथ संलग्न प्रेरक प्रार्थनाओं में मुखरित प्रिय मास्टर का स्नेहिल स्वर सदैव हमारी प्रेरणा और संतुष्टि का स्रोत बना रहेगा। 7 वर्षीय योजना 1979 से 86, 6 वर्षीय योजना 1986 से 1992 और 3 वर्षीय योजना 1993 से 1996 और बाद की योजनाओं के माध्यम से यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय साथीगण, अभी आपने जो पढ़ा इसमें से हमें पता चलता है कि कैसे जब पार्टियों का अध्ययन करना शुरू हुआ तो कई मित्र जैसे मार्था रूट, हाइट डन और भी बहुत सारे हैं, उनके नाम भी है। और हम लोग जिसने पुस्तक नंबर रूही पुस्तक नंबर 8 यूनिट 2 किया है, उसमें जो भाग नंबर 24 है वो सारा उसमें बता रहे हैं कि कैसे शोगी अफेंदी ने इस दिव्य पार्टी के को एक सुचारू रूप से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने लागू करना 1937 में शुरू किया। और वो पहला जो 7 वर्षीय योजना एक सबके लिए एक ठोस नमूने के रूप में, एक मॉडल के रूप में उभर कर आया। और उस समय उन्होंने सिर्फ उत्तर अमेरिका के बहाइयों को ये दिया था, लेकिन दूसरे भी बहाई समुदाय अलग अलग देशों में उन्होंने भी शोगी अफेंदी से कहा कि हमें भी कुछ आप योजना बना के दीजिए। तो फिर कई तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को उन्होंने कहा कि आप लोग बनाइए और अपने अपने जो साधन और सामग्री और जो भी आपकी पास सेवा के जरिए हैं उसके आधार पे आप बना के मुझे भेजिए। और इस तरीके से विशेष करके दूसरे 7 वर्षीय योजना का जब 1946 में आरंभ हुआ तो उस समय
इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लिस्तान, ईरान, इराक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट और सूडान, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, कनाडा। फिर कनाडा एक अलग से राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा 1948 में बना, और फिर मध्यम अमेरिका। तो ये लोग ने भी अपने अपने हिसाब से योजनाएं बनाई, जिसमें जिसको शोगी अफेंदी ने स्वीकार किया। कुछ 19 महीने का था, कुछ 4 वर्ष का था, कुछ 3 वर्ष के थे, कुछ 6 वर्ष का था। जैसे भारत में हम लोग ने 1938 से 1944 तक एक 6 वर्ष योजना आरंभ कर दिया था।